नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो भाई जैसे हमने अभी स्टार्ट ही किया आपका इतिहास, और इतिहास में हमने मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट किया है, जिसमें भाई मैं पहले ही आपको बता चुका था कि कोई भी आप इतिहास का पार्ट उठा के देखोगे, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे आपका मध्यकालीन हो, चाहे आप आधुनिक इतिहास की बात करो, तो उनको अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है। भाई तीनों को एक में भी पढ़ सकते थे अपन। साउथ इंडियन हिस्ट्री अलग हो जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग हो जाएगी, तो भाई ये सारी चीज एक साथ भी पढ़ सकते थे आप इतिहास लिख के। लेकिन समय का विभाजन किया गया, वहां पे इतिहास को 3 भागों में हमने बांट दिया। एक को प्राचीन रख दिया, एक को मध्यकालीन कर दिया, एक को आधुनिक कर दिया हमने। तो भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो समय है उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। अब 3 भागों में बांटते हैं तो वो आपका क्या है भाई, कल्चर है, वो आपकी संस्कृति है, जिसके आधार पर आप 3 भागों में उसको बांटते हो। भाई जैसे अपन बोलते हैं, अपन खुद को ही 3 भागों में बांट देते हैं भाई। एक तो आपका बचपना हो गया, एक जवानी हो गई, और एक आप बुढ़े हो गए अभी, ठीक है, एक बुढ़ापा हो गया भाई आपका। तो 3 अलग अलग चीज हो गई, वो है एक ही इंसान। लेकिन उनका जब आप रहन सहन देखोगे, भाई एक बच्चा है आपके पास, उसका रहन सहन देखो आप, उसका बोलचाल देखो आप, उसकी वेशभूषा देखो आप, उसका खान पान देखो आप, और आपका खान पान देख लो भाई आप। वहीं कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसका खान पान देख लो, उसका रहन सहन देख लो, काफी अंतर आ जाता है भाई वहां पे। तो ये इसी के आधार पे हम समय को हमेशा 3 भागों में बांटते आते हैं। आया ना भाई समझ में। देखिए इंसान का हाव भाव भी बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है। इसलिए हमने मध्यकालीन इतिहास किया कि भाई मध्यकालीन इतिहास जब हमने पढ़ा, प्राचीन देखा कि भाई प्राचीन से लेके मध्यकालीन तक, राजपूत युग तक हमारे देश में एक ही संस्कृति आपको दिखी। यानी लोगों का रहन सहन एक जैसा दिखा आपको, उनकी वेशभूषा एक जैसे दिखी, उनके हाव भाव एक जैसे दिखे, उनका बोलचाल, उनका खान पान, उनका उठना बैठना आपको एक जैसा दिखा। और जैसे ही राजपूत युग आपने क्रॉस किया, भाई राजपूत युग के आगे आए, तो हमारे देश में आपने देखा एक नए कल्चर ने प्रवेश ले लिया, एक नई संस्कृति ने प्रवेश कर लिया। और ये जो नई संस्कृति आई, आप प्राचीन सभ्यता से इसको मैच करो, कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं है इसका। भाई मध्यकालीन वाले जो लोग हैं, इनका एक अपना नया धर्म है, अपना एक अलग कल्चर है, इनकी वेशभूषा अलग है, इनका खान पान आप देखोगे, खान पान अलग मिलेगा, इनका बोलचाल अलग मिलेगा, इनका रहन सहन अलग मिलेगा। तो एक नए कल्चर ने प्रवेश लिया, और वहीं से हमने इसको बोल दिया मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो वही अपन ने भाई थोड़ा सा इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। ये आपकी सिंधु, भाई इधर ये आपका कस्टेना पुल हो गया था, और इधर क्या लग जाता है भाई आपका यूरोप। ठीक है, और यहां से ये लोग आगे बढ़ के कहां तक पहुंचे थे, आपके गजनी। ठीक है भाई, गजनी तक हम पहुंच चुके थे। इधर आप तुलना करोगे भारत की, तो भारत में भाई कन्नौज में प्रतिहार हैं आपके, बंगाल में इधर पाल वंश, शैन वंश हो गया आपका, चंदेल, चेदी, परमार हो गया आपके मालवा में, चालुक्य हो गया आपके गुजरात में। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत में आपका कौन सा वंश है, राष्ट्रकूट वंश। आया समझ में। तो भाई इतना हम पढ़ चुके थे। इधर ये आपका कश्मीर हो गया, कश्मीर से लेके तो आपका कहां तक भाई, हिंदू कुश पर्वत तक। ये आपका हिंदू कुश पर्वत, ठीक है ना भाई, ये आपका हिंदू कुश पर्वत, यहां तक पूरा हिंदूशाही राज्य है आपका। हिंदूशाही राज्य, शासक कौन है, ब्राह्मण राजा जयपाल। ठीक है, और राजधानी क्या लगती है इनकी, बेहिंद, ये इनकी राजधानी लगती है। तो भाई यहां तक हम पढ़ चुके थे। यानी जो आपके अरब वासी हैं, जो सऊदी अरब के हैं, इन लोगों ने सबसे पहले तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया।
इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया इन लोगों ने। लेकिन आगामी 200 वर्षों की जब आप बात करोगे तो ये जो आपके अरबवासी थे, इन्होंने इस्लाम धर्म का नेतृत्व खो दिया। यानी इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार का इनके हाथ में जो जिम्मेदारी थी, जो नेतृत्व था, वो इन लोगों ने खो दिया था। क्योंकि आपके जो खलीफा हुए, जो इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी हुए खलीफा, वो अय्यास प्रवृत्ति के हो गए। ये लोग अय्यासी निकल गए। इसलिए जो उमिया वंश है अरब का, उस उमिया वंश ने अरब वासियों से इस्लाम धर्म का नेतृत्व छीन लिया कि भाई आप इस प्रकार के काम करोगे, आप अय्यास हो गए हो, अय्यासी प्रवृत्ति के हो गए हो, तो आप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। फिर यहां से प्रचार प्रसार होते हुए ईरान गया, ईरान से इराक, और इराक से कहां पहुंचा आपका तुर्क। और मैंने बताया तुर्कवासी भी पहले गौर प्रदेश में रहते थे। ये लोग ईरान के पास में एक गौर प्रदेश हुआ करता था 18,000 फीट की हाइट पे, पहाड़ पे ये लोग रहते थे। तो जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो ईरानियों ने इनको मार मार के इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। और जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए वो यहां से भाग के कहां पहुंच गए थे, आपके तुर्क। ये बौद्ध थे, पूरे बौद्ध मत अनुयायी थे भाई, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जब अशोक ने, प्राचीन काल में उसको पढ़ते हैं, जब अशोक ने विश्व प्रचारक पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया, तो वही लोग सऊदी अरब, ईरान, इराक, पूरे विश्व में गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने। तो वही बौद्ध धर्म को मानने वाले यहां रहते थे। तो जो लोग ने भाई इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया वो भाग के कहां पहुंच गए, आपके तुर्क पहुंच गए। लेकिन आगे चल के वो तुर्कों में इतने घुल मिल गए कि वो अपने आप को तुर्की कहने लगे, और उनके जो वंशज है वो भी तुर्की ही कहलाएंगे आगे चल के। ये जो तुर्कवासी हैं, पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जब इस्लाम धर्म पहुंचा ईरान इराक होते हुए तुर्क, तो वो लोग भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हो गए। वो लोग भी अब अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को मानते हैं, ना कि किसी के कहने पे। खुद ने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपने आप को तुर्की कहते हैं ये लोग। तो जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार का नेतृत्व तुर्कियों के पास आया, तो भाई ये जो लोग हैं अपनी क्रूरता के कारण पूरे विश्व में जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में इनके जितना क्रूर व्यक्ति कोई भी नहीं हुआ भाई। निर्मम पूर्वक हत्या करना इनका आधार है। यानी किसी से भी बात करेंगे तो तलवार की ताकत से ही बात करते हैं ये, इतने खूंखार व्यक्ति हैं ये। तो जब इनके पास इस्लाम धर्म का प्रचार करने का भाई नेतृत्व आया, तो इन लोगों ने इस्लाम धर्म को जब प्रचार करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले तो इन्होंने कस्टेना पुल को ब्लॉक किया। यानी जो यूरोपवासी इस पुल के माध्यम से मध्य एशिया में आते थे, वो पुल को इन्होंने बंद कर दिया। और अगर आपको व्यापार करने इधर आना है तो शर्त क्या रख दी भाई इन्होंने, सबसे पहले आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम धर्म स्वीकार करते हो तो बेशक आप इस पुल के माध्यम से आके इधर व्यापार कर सकते हो, और अगर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर सकते तो इधर आ मत जाना, आपकी दोनों टांगे काट दी जाएगी भाई। इतने खतरनाक व्यक्ति हैं ये तुर्कवासी। तो ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने निकले किस तरफ, इस तरफ, भारत की तरफ ये लोग निकले। फिर कस्टेना पुल तो ब्लॉक कर दिया, ये भारत की तरफ अब निकले हैं। और यहां से प्रचार प्रसार करते करते जितने भी लोग सामने आए सबकी गर्दनें काटते हुए चलना। किसी से ये भी नहीं पूछना कि भाई तू इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा क्या, नहीं, पूछना ही नहीं भाई, काम ही नहीं है पूछने का। डायरेक्ट गर्दन काटते हुए जा रहे हैं ये, ऐसे व्यक्ति हैं तुर्कवासी। तब जाके ईरान से भाई फरमान जारी हुआ कि दादा किसी से बोल तो लो कि आप स्वीकार तो कर लो, डायरेक्ट ही तुम काट दे रहे हो उसको। भाई डायरेक्ट ही काट दोगे तो ऐसे में तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा कभी। तो ये फरमान जारी हुआ ईरान से, तब जाके यहां से भाई घोषणा हुई तुर्क से कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा तो वह एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर सकता है, अपना खुद का एक स्वतंत्र राज्य बना सकता है। और पहला व्यक्ति था आपका अलप्तगीन, जिसने
इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और स्वतंत्र एक इस्लाम साम्राज्य की नींव रखी, इस्लाम साम्राज्य की स्थापना किया और आगे बढ़ के जो अमीर अबू बकर लाविक था उससे उसका जाबुलिस्तान छीन लिया और उसकी जो राजधानी लगती थी गजनी, वो भी इस व्यक्ति ने छीन लिया। और इसी के समय से तुर्कों की राजधानी क्या बनी अब भाई? गजनी। ये तुर्कों की राजधानी बन गई। कौन व्यक्ति है ये आपका? अलप्तगीन, 963 ईस्वी। फिर अलप्तगीन के बाद इसका लड़का बैठा इशहक, इशहक के बाद बलक्तगीन, बलक्तगीन के बाद पिराई। ये पिराई भाई गुलाम था, ठीक है ना भाई, और बलक्तगीन सेनापति था। तो भाई ये 69 तक शासन किया अलप्तगीन ने, फिर इसकी मृत्यु हो जाती तो इसका लड़का बैठता है इशहक, 3 साल तक ये शासन करता है। इशहक के बाद इसका सेनापति अगला शासक बनता है बलक्तगीन। बलक्तगीन की मौत होने के बाद उसका ही एक गुलाम अगला शासक बनता है। भाई लगातार यहां पे सत्ता में पलटवार हुआ। और इस समय जो हिंदूशाही राज्य का शासक है जयपाल, जिसकी सीमा हिंदुकुश पर्वत को टच करती है, यह व्यक्ति भाई किसी भी इस्लामिक साम्राज्य को अपनी सीमा के निकट स्थापित नहीं होने देने देगा। इसलिए इस व्यक्ति ने तुरंत आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है एक निर्बल शासक बना है पिराई, गुलाम है भाई ये गुलाम है, ये शासक बन गया, क्या खाक शासन करेगा ये? इसलिए इसी का फायदा उठा के तुरंत इसने आक्रमण कर दिया गजनी पे। और जिस समय इसने गजनी पे आक्रमण किया तो जयपाल पे आक्रमण कर दिया सुबुक्तगीन ने। अब आप बोलोगे सर ये सुबुक्तगीन कहां से आ गया? तो ये जो सुबुक्तगीन है भाई, ये दामाद है आपके अलप्तगीन का, यह आपके अलप्तगीन का दामाद है। और सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया तो जयपाल पराजित होकर वापस चला गया राजधानी बेहिंद। और अगला शासक कौन बना भाई गजनी का? सुबुक्तगीन। यह आपका अगला शासक बना सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ने बहुत ही जल्द बल्ख है, बदख्शा है, बामियान है, लमगान है, पेशावर है, ये सारे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया और हिंदुकुश पर्वत तक पहुंच चुका है। और जयपाल पहले ही एक आक्रमण कर चुका है, क्योंकि वो अपने राज्य के निकट इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना नहीं होने देना चाहता है। दूरदृष्टिकोण वाला व्यक्ति है वो, आगे की सोच के चलता है वो। इसलिए उस व्यक्ति ने सुबुक्तगीन पे एक बार फिर आक्रमण किया और हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए यह व्यक्ति पहुंच गया लमगान तक। इसकी बाउंड्री के अंदर पहुंच चुका है जयपाल। ये हिंदुकुश पर्वत को क्रॉस करके लमगान तक पहुंच गया। लेकिन मैंने बोला भाई, आपको पहले ही पढ़ा दिया मैंने, लमगान में इनके बीच में संधि हो गई। भाई इसकी जो सेना थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी। अगर ये उससे लड़ाई करता सुबुक्तगीन से तो वहीं मारा जाता। इसलिए जयपाल की मजबूरी है सुबुक्तगीन से संधि करना, और संधि करके ये व्यक्ति आ जाता है भाग के लाहौर। ये जयपाल वापस आ गया लाहौर, और लाहौर में आके सुबुक्तगीन से कहता है भाई संधि में तोड़ता हूं। संधि तोड़ दिया सुबुक्तगीन की, संधि किया खुद ने और तोड़ भी खुद मन से रहा है। तब जाके वो व्यक्ति वहां से 1.5 लाख सेना के साथ आक्रमण करेगा अब लाहौर पे, और तुम उसकी सीमा में घुसे थे। अब वो हिंदुकुश पर्वत को पार करके आ चुका है इसकी सीमा के अंदर पेशावर तक, और 1.5 लाख सेना लेके आया है वो गजनी से। और जब पेशावर के निकट इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो जयपाल को पराजय का सामना करना पड़ा, और हार के ये व्यक्ति वापस आ गया चुपचाप। कहां? बेहिंद। और पेशावर तक ये आ चुका है, इसलिए हिंदुकुश पर्वत के यहां तक पेशावर तक कब्जा हो चुका है अब सुबुक्तगीन का। और 997 में इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यानी साम्राज्य आप देखोगे तो पूरा मध्य एशिया लगभग हो चुका है आपका। मध्य एशिया से लेके तो लमगान पेशावर तक इसका साम्राज्य विस्तार है सुबुक्तगीन का। और मौत हो जाती है इसकी कब? 997 में। तो 997 में सुबुक्तगीन मारा गया। ठीक है ना भाई? चलिए यहां से इसको कंटिन्यू आगे करते हैं अपन। ध्यान से आप समझिएगा,
इतना थोड़ा मैंने स्पीड से आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है भाई। ये आपका हिंदू कुश पर्वत, और यहां तक ये आपका लमगान से कहां तक, पेशावर तक किसका कब्जा हो चुका है पूरा, सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन कब मर गया, 997 में। जयपाल से इसकी भाई कर्री दुश्मनी थी, ठीक है। तो ये व्यक्ति मारा जा चुका है 997 में, और 997 में ये मरा, तो अगला शासक इसका लड़का बनेगा, नाम है जिसका महमूद गजनवी। ये अगला शासक बनेगा आपका। कौन है ये, महमूद गजनवी, ठीक है भाई। महमूद गजनवी जो है, थोड़ा सा इसके बारे में सुन ले, फिर इसके आक्रमण वगैरह जो जो इस व्यक्ति ने किया वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। महमूद गजनवी जो है, इसका जन्म 972 ईस्वी में हुआ था जाबुलिस्तान में। महमूद गजनवी का जो जन्म है 972 ईस्वी में जाबुलिस्तान में हुआ था। और इस्लामों के इतिहास में इस्लाम का पहला सरदार कहलाता है महमूद गजनवी। यानी इस्लामों का अगर कोई पहला सरदार हुआ है तो वो कौन कहलाता है, आपका महमूद गजनवी। और ये व्यक्ति जो है अपने आप को अफराफ सियाफ का वंशज कहता है। अफराफ सियाफ का मतलब होता है सूरवीरों का वंशज। आइए इसकी उपाधियों ना आप याद करते चलोगे, बहुत सारी उपाधि हैं इसकी, ठीक है भाई। इसने खुद ने अपने को अफराफ सियाफ का वंशज यानी सूरवीरों का वंशज कहा है। इसके अलावा इसको मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, बतू सिकंद और गाजी भी कहा जाता है। गाजी मतलब जिम्मियों का, मतलब विधर्मियों का या गैर इस्लामों का कत्ल करने वाला, गैर इस्लामों को मारने वाला, विधर्मियों की हत्या करने वाला, वो कहलाता है गाजी। तो इस व्यक्ति के पास गाजी की उपाधि भी है। और इस्लामों के इतिहास में यह पहला व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया है। अभी तक किसी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, हमने पढ़ता आया शुरू से। महमूद गजनवी जो है, इसने इस्लामों के इतिहास में यह पहला व्यक्ति हुआ है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। उस समय खलीफा था कादिर बिल्लाह। इराक में बैठता है वो व्यक्ति और सुल्तान की उपाधि खलीफा ही देते हैं। तो इसने कादिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि धारण किया, मतलब अब यह अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर सकता है। और इसका एकमात्र लक्ष्य यह है कि पूरे मध्य एशिया में एक सशक्त इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करना। पूरे मध्य एशिया में एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। और इसका टारगेट, दूसरा उद्देश्य यह है भारत पे आक्रमण करने का कि भारत से सबसे पहले तो ये धन लूट के ले जाएगा, धन लूट के ले जाएगा, तभी जाके एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना कर सकेगा। और दूसरा, भारत को इस्लामिक देशों में शामिल करना इसका सपना है। यानी भारत जो है इसको इस्लामिक देशों में शामिल करना इसका सपना है। और यहां से जो धन लूट के ले जाएगा उससे मध्य एशिया में एक सशक्त इस्लामिक साम्राज्य की नींव रखेगा यह व्यक्ति। और यह सक्सेस भी होगा। क्यों सक्सेस होगा भाई? क्योंकि महमूद गजनवी के समय सन 1000 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो भारत को आप ध्यान से देखो भाई, सन 1000 ईस्वी में भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से बटा हुआ है। यहां राजपूतों में भी एक एकाग्रता नहीं है भाई, राजपूत भी अलग हो चुके हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं ये लोग। उधर कन्नौज प्रतिहार वंश है, चेदी वंश अलग है, चंदेल वंश है, परमार वंश अलग है, चालुक्य अलग हैं, कच्छपुआ अलग हैं, सब अलग अलग स्थापित हो चुके हैं भाई।
अरे एकजुट रहो तो किसी की औकात नहीं जो आपको तोड़ सके भाई। लेकिन आप पहले से ही टूटे हुए हो, पहले से ही एकजुट नहीं हो, आपस में ही आप लोग लड़ रहे हो साम्राज्य के लिए, तो बाहर का व्यक्ति तो आपके बीच में फूट पड़वा लेगा ना भाई, वो तो फूट पड़ेगा आपके बीच में। और ये जो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हो भाई इस प्रकार से भारत को, इसी का फायदा उठाएगा महमूद गजनवी यहां के। ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। और दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत संपन्न देश है। अगर राज परिवार की बात करें तो राज परिवार को छोड़ दो आप, राज परिवार के अलावा मंदिरों में भी धन के खजाने हैं। पूरा धन, पूरा पैसा मंदिरों में है भाई, इसलिए तो उसका टारगेट पूरे मंदिर रहेगा। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो भारत बटा हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न राज्य, तब जाके तो वो आक्रमण करेगा इधर। तो जब ये व्यक्ति भारत पे आक्रमण करेगा भाई, ये आपका एमपीपीएससी के मेंस में भी आता है क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो वहां पे आप राजनीतिक स्थिति भी ध्यान रखोगे और आर्थिक स्थिति भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों स्थितियां आपके समझ में आनी चाहिए कि उस समय हमारे यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां क्या थी, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। ठीक है, तो 998 ईस्वी में इसने अपने पद की शपथ लिया और कसम खाया कि अपनी बाप की मौत का बदला लूंगा। और इसके बाप सुबुक्तगीन की दुश्मनी किससे थी भाई? जयपाल से थी। तो पहली मौत तो जयपाल की ही होना है फिर। ठीक है भाई, तो 998 से ये अपने पद की शपथ लेके आगे बढ़ेगा और भारत पे अब इसके आक्रमण होंगे भाई शुरू। ठीक है, तो 998 तक आपको अभी इतना याद रखना है और उसके बाद हम अगली क्लास में पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से भारत आया, किस प्रकार से आक्रमण करा, कहां लूटा। ठीक है ना भाई, चलिए धन्यवाद।